नमस्कार दोस्तों, साइंस की क्लास में आप सबका स्वागत है। सबको गुड मॉर्निंग, राम राम। और अपनी भाषा में जो समझो वो समझ लेना अपने हिसाब से। अब बात करते हैं टॉपिक की। अगर मैं टॉपिक की बात करूं, एक सेकेंड, टॉपिक की बात करूं तो टॉपिक के अंदर हम चल रहे थे कल। लास्ट एंड फाइनल कुछ चीज़ें मैंने विद्युत क्षेत्र के बारे में बता के आपको छोड़ दी थी। कुछ पॉइंट थे जिनके बारे में मैंने कहा था इनके मात्रक भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आप याद रख लेना। अब मैं एक पॉइंट और बताता हूं जो एनसीईआरटी की बुक में ही है, और वो क्या है? एक होता है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव? तापीय। ठीक है, या कौन सा है? या इसी को, इस प्रभाव को जिस वैज्ञानिक ने दिया था उसका नाम क्या था? जूल। तो इस नियम को जूल का तापन नियम भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए एग्जाम में एक्चुअल में अगर मुझसे पूछा जाए तो ये इसी तरीके से लिख के देगा कि जूल का तापन नियम कौन सा होता है, क्या होता है, वो आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको काम की बात बताता हूं। मैंने क्या बोला दोस्तों? आपसे ये कहा कि टॉपिक का नाम है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, और इस नियम को जिस वैज्ञानिक ने दिया उस वैज्ञानिक का नाम क्या था? जूल था। इसलिए इस नियम का दूसरा नाम भी है जूल का तापन नियम। क्या नियम है? ये नियम ये बात कहता है कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, जब किसी चालक तार में क्या प्रवाहित करते हैं? करंट फ्लो करते हैं या विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो चालक तार गर्म होकर क्या देने लगे? ऊष्मा देने लगे। क्या देने लगे? ऊष्मा। तो इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव या जूल का तापन नियम कहते हैं। मेरी बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। मैंने ये कहा कि जब किसी चालक तार को विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं और चालक तार गर्म होकर अगर आपसे कहे कि ऊष्मा देने लगे, तो उसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव या जूल का तापन नियम कहते हैं। क्लियर? कितनी ऊष्मा होती है वो मैं आपको बताता हूं। देखो सुनो, निकालने का तरीका। सबसे पहले मैं परिभाषा बता रहा हूं। जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, जब किसी चालक तार में विद्युत धारा क्या करते हैं? विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। समझना मेरी बात दोस्तों, जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं और चालक तार गर्म होकर ऊष्मा देने लगे। ऊष्मा मतलब हीट। ऊष्मा देने लगे तो इसे जूल का तापन नियम कहते हैं। ठीक है, मैं वो बात लिख रहा हूं जो एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। जूल का तापन नियम कहते हैं। देखो दोस्तों, मैं बहुत जगह कहता हूं कि आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन यहां मैं एक बात कर रहा हूं कि ये परिभाषा ही आपको याद रखनी है, एग्जाम में पूछ सकता है। और कैसे पूछेगा? ये परिभाषा ही देगा एग्जाम में कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं और चालक तार गर्म होकर ऊष्मा देने लगे, तो इसमें कौन सा नियम है? ये ओम का नियम है, जूल का नियम है, तापन नियम है, या और कोई सा नियम है? फैराडे का नियम बोल दे तो आप क्या बोलोगे? ये कौन सा नियम है? जूल का तापन नियम। क्या बात याद रखनी थी आपको? तो ये याद रखना कि चालक तार गर्म होकर क्या देने लगे? ऊष्मा। अब चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, कितनी ऊष्मा देगा? इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तो एक फॉर्मूला निकलता है यहां से ऊष्मा निकालने का। H बराबर होता है I² RT। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। I² क्या है? RT। सबको पता है, बार बार लिखने की जरूरत तो नहीं होनी चाहिए मुझे। I क्या है यहां पर? धारा, करंट। R क्या है? रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। ठीक मेरे दोस्त। और T क्या है? तो टाइम है, और इसको क्या बोलते हैं? समय है।
ठीक है, कहने का मतलब ये ऊष्मा जो प्राप्त होगी या ऊष्मा कितनी देगा स्रोत, वो किस पर डिपेंड करेगा, धारा पर निर्भर करेगा, रेजिस्टेंस पर निर्भर करेगा, समय पर निर्भर करेगा। दूसरा क्वेश्चन आपसे फॉर्मूला पूछ सकता है, बिल्कुल पता होना चाहिए। आपसे तीसरा क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि जूल के तापन नियम के द्वारा स्रोत से जो ऊष्मा उत्पन्न होती है वो किन किन चीजों पर निर्भर करती है, तो याद रखना धारा पर, प्रतिरोध पर, समय पर निर्भर करती है। जितनी ज्यादा धारा दोगे उतनी ज्यादा समानुपाती है तीनों चीज। प्रतिरोध, मैंने कहा ऐसे तार का उपयोग करते हैं जो धारा को रोके और क्या हो, गर्म होकर ऊष्मा देने, तो जिसका प्रतिरोध ज्यादा ऊष्मा अगर मैं बात करूं, और टी टाइम समय, जितने समय तक आप धारा दोगे अगर मैं बात करूं उतनी ज्यादा आपको क्या प्राप्त होगी, ऊष्मा प्राप्त होगी। क्लियर है मेरी बात? अब मेरी बात सुनो, ये फॉर्मूला याद रखोगे आप जूल के तापन नियम का। अगली बात आती है एग्जाम्पल की। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करूं तो एक बात बताओ दोस्तों, इस नियम को विद्युत धारा का तापीय प्रभाव भी कहते हैं। वैसे मैं आपको यह भी बता दूं, कभी कभी क्या कंफ्यूज से हो जाते हो आप, इसके बारे में एक बात बता दूं, तापीय प्रभाव बोले या इस नियम को ऊष्मीय भी प्रभाव बोल सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को दिक्कत थोड़ी होगी। जो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव बोलो या ऊष्मीय प्रभाव बोलो, बात एक ही है। कभी कभी एग्जाम में दोस्त ऐसा होगा कि आपसे एग्जाम्पल पूछ लिए जाएंगे, इसके एग्जाम्पल क्या है, तो आप आराम से देख लो। कभी कभी थोड़ा दिमाग भी यूज लिया करो, हर जगह रटने से काम नहीं चलता है। आप एक बात सोचो, इसको रटने की क्या जरूरत है, आप तो उन युक्तियां देख लो जिन युक्तियों में आप गर्म करते हो, गर्म करने के बाद विद्युत धारा प्रवाहित करते हो, वो गर्म होकर ऊष्मा देने लगे। कौन कौन सी एग्जांपल के लिए, हीटर के अंदर ऐसा ही होता है, बिल्कुल होता है। ठीक है, विद्युत इस्त्री, उसके अंदर ऐसा ही होता है, इस्त्री मतलब प्रेस होती है, विद्युत इस्त्री ऐसे लिखते हैं ना। चलो ठीक है, एक टोस्टर आता है, आपने देखा होगा, विद्युत इस्त्री में फिर बोल रहा हूं, प्रेस को बोलते हैं, जो प्रेस आती है आपकी। टोस्टर जो ब्रेड अगर सेकते हैं अपन ब्रेड को, वो टोस्टर आता है, वो भी तो गर्म होकर वो क्या देने लगता है, ऊष्मा देने लगता है। तो कोई भी चीज और भी ले सकते थे आप, माइक्रोवेव ओवन भी आता था। अगर मैं बात करूं तो आपको काम की बात यह है, हीटर है, विद्युत इस्त्री है, टोस्टर है, और भी चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी है जो इस पर आधारित होती हैं। तो अभी मेरी बात को बहुत गौर करके सुनना, बहुत अच्छा टॉपिक है ये, कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, गर्म होकर ऊष्मा देने लगे, तो इसे कौन सा प्रभाव कहते हैं। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव बोल दो, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव बोल दो, या जूल का तापन नियम दे दो। ऊष्मा निकालने का फॉर्मूला क्या है, H बराबर I² RT। अगर मुझे धारा पता हो, प्रतिरोध पता हो, समय पता हो, तो मैं ऊष्मा बता सकता हूं कि इससे कितनी प्राप्त होगी। ठीक है, अगली बात क्वेश्चन, अब मेरी बात को सुनो। बहुत सी युक्तियां मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब देखो एक बात सुनो, चाहे हीटर हो, चाहे प्रेस हो, चाहे टोस्टर हो, आपने सबके अंदर एक बात खासियत सबने देखी होगी कि इनके अंदर एक तार होता है, वो गर्म होकर ऊष्मा देने लगेगा। तो मैं एक बात बताता हूं, मैं एक टॉपिक लेता हूं यहीं से, आपको थोड़ा मैं कुछ बातें समझाता हूं, क्योंकि ये चीजें बहुत एग्जाम में पूछी जाती हैं। सबसे पहले क्या ले रहा हूं मैं दोस्तों, सबसे पहले ले रहा हूं मैं एक हीटर ले रहा हूं। सबको पता है गांवों वगैरह में सब जगह बहुत यूज लिया है हीटर सबने, ठीक है। सबसे ज्यादा जब बिजली चोरी करते हैं तो हीटर ही अपन, क्यों, इसके चक्कर में, क्योंकि करंट वो खूब देता है, ये करंट धारा। अगर मैं बात करूं, कहने का बिजली का बिल ज्यादा आता है तो लोग गाँव में चोरी करके खूब चलाते हैं इस हीटर को, सर्दियों में खूब यूज लेते हैं, ठीक है ना। अगली बात सुनो, अगर हीटर की बात करूं क्या होता है क्या नहीं होता, इसके एग्जाम में क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं एग्जाम की बात करूंगा, मैं कोई अपन को इसके बारे में पूरा पढ़ना नहीं है, लेकिन यहां से एक बात याद रखनी। हीटर की बात करूं तो देखो इस तरीके से अगर मुझसे पूछा जाए, ठीक है। देखो हीटर में ये दो सिरे होते हैं जो आवश्यक विभवांतर को बनाए रखते हैं, जिससे क्या प्रवाहित हो, धारा प्रवाहित हो, क्या हो, धारा। लेकिन काम की बात क्या होती है हीटर के अंदर, वो सुन लो। काम की बात, ये तार होती है, तार, ठीक है। ये वायर क्या होता है, और जो वायर होता है इसको वायर नहीं बोलते हैं भाई, ये बात, काम की बात याद रखना, इसको बोलते हैं हीटिंग एलिमेंट। और मुझे यही बताना था आपको, एग्जाम में पूछेगा कि विद्युत हीटर के अंदर हीटिंग एलिमेंट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। तो हीटिंग एलिमेंट का अगर मैं बात करूं तो इसकी हिंदी भी बताता हूं आपको, इसको क्या बोलते हैं, यहां पर इसको बोला जाता है एलिमेंट, यानी तत्व नहीं है, यहां पर एलिमेंट होता है, तापन तंतु बोलते हैं यहां पर।
आप कहोगे सर तंतु का तो फिलामेंट होता है, यही काम की बात होती है, और इसी को कहते हैं एग्जाम। अब देखना तुम क्या हुआ एग्जाम के अंदर। मेरी बात को पहले मैं इस बात को कंप्लीट करता हूं, मैं एग्जाम की बात करूंगा। इस साल नहीं, पिछली साल दिल्ली पुलिस का पेपर था ना, वो इससे ज्यादा अच्छा था अगर मुझसे पूछा जाए, अच्छे क्वेश्चन थे उसके अंदर। तो एग्जाम में पूछा कि विद्युत हीटर के अंदर हीटिंग एलिमेंट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, तो मैं बताता हूं। अगर बात करूं किसका उपयोग किया जाता है, तो आप बोलोगे एक तार आता है नाइक्रोम का। अरे किसका आता है? नाइक्रोम का। ठीक है दोस्तों, दिख रहा होगा मेरे हिसाब से। हाँ चलो, किसका उपयोग किया जाता है? नाइक्रोम के तार का उपयोग किया जाता है। नाइक्रोम क्या है दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए कि नाइक्रोम एक मिश्र धातु है। मिश्र धातु है, कहने का मतलब इसको बोलते हैं अलॉय है। क्लियर? मिश्र धातु का मतलब होता है दो या दो से अधिक धातुओं से मिलकर बनी होती है। इसका मतलब मैं इधर ही लिख दूं इस नाइक्रोम को, इसका मतलब है ये नाइक्रोम किस किस से मिलकर बना होता है, तो नाइक्रोम के अंदर एक निकेल होता है, एक आयरन होता है, प्लस एक क्रोमियम होता है, प्लस एक Mn मैग्नीज होता है। किसी को दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं फिर बोल रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं मैं कि अब आप पढ़े लिखे स्टूडेंट हो, आपके एग्जाम नजदीक है, तो आपको अब तो ये आने चाहिए कि निकेल होता है, आयरन होता है, क्रोमियम होता है, मैग्नीज होता है। नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, मेरा तो फर्ज है जब केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तब मैं आपको और बताऊंगा इनके बारे में, बार बार चीजें रिपीट होंगी, अपने आप याद हो जाएगा। तो ये निकल है, ये आयरन है Fe, Cr को बोलते हैं क्रोमियम और Mn को बोलते हैं मैग्नीज। कितनी धातुओं से? 4 धातुओं से मिलकर बना होता है नाइक्रोम मिश्र धातु। ठीक है, तो मेरी बात को एग्जाम में सुनना। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि विद्युत हीटर के अंदर हीटिंग एलिमेंट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, तो आप बोलोगे नाइक्रोम के तार का उपयोग किया जाता है। किसका? नाइक्रोम का। क्लियर? एग्जाम में पूछा जाए कि नाइक्रोम किसका बना होता है, तो नाइक्रोम बना होता है निकेल, आयरन, मैग्नीज और क्रोमियम का बना होता है। क्लियर है मेरी बात? हाँ, अब मैं आपको दिल्ली पुलिस की एग्जाम का क्वेश्चन बताता हूं। दिल्ली पुलिस में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि विद्युत हीटर के अंदर जो नाइक्रोम लगा होता है, जो लगा होता है वो क्या होता है? ठीक है, वहां उसने लिखा फिलामेंट होता है, वायर होता है, एलिमेंट होता है, या एक ऑप्शन और दिया था दोस्तों। अब दोस्तों तुम नहीं, एक्चुअल में मुझसे पूछा जाए तो टीचर भी कंफ्यूज हो गया उसके चक्कर में। बहुत बार बहुत से टीचर तो कंफ्यूज भी हो गए, किसी ने कहा फिलामेंट होता है, तंतु का काम करेगा, कुछ नहीं, लेकिन एक्चुअल में उसका आंसर क्या गया, वो एलिमेंट होता है। अब मैंने आपको पहले लिखा हीटिंग एलिमेंट है, ये यहां पर हीटिंग एलिमेंट का मतलब है एलिमेंट। अब क्या हुआ चक्कर, एलिमेंट आपको पता है तत्व को भी बोलते हैं एलिमेंट, तो बहुत से लोगों ने एलिमेंट तो सबसे पहले ही हटा दिया कि एलिमेंट तो हो ही नहीं सकता, एलिमेंट तत्व थोड़ी है, लेकिन यहां ये एलिमेंट का मतलब तंतु है। ठीक है, इसको बोलते हैं हीटिंग एलिमेंट। आप पूछो कहां, आप जब पुरानी राजस्थान बोर्ड की बुक पढ़ोगे 2009 की 8 की बिहार वगैरह में कहीं ना कहीं चलती होगी, कुछ ना कुछ अपनी अपनी स्टेट की, उससे कोई लेना देना नहीं, मैं आपको बता रहा हूं सुनना। तो उन बुकों में क्लियर रूप से लिखा गया था, या आज की बुकों में भी आप देखोगे ना बहुत क्लियर, तो आपको फिलामेंट नहीं मिलेगा, हीटिंग एलिमेंट मिलेगा। और हीटिंग एलिमेंट का मतलब हिंदी में होता है तापन तंतु। कौन सा तंतु? तापन। और यही बात होती है एग्जाम की बात जो गलती करा देती है कभी कभी। ठीक है, तो कभी भी याद रख लेना, एग्जाम में पूछेगा हीटिंग एलिमेंट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, नाइक्रोम का। और मेरी बात सुनो, ये आपको पता है, ये एक बॉक्स मैंने इसलिए बनाया, खांचा सा होता है जिसमें वायर होता है, और आपको पता है वो किसका होता है, पीओपी का होता है। वो खांचे बने होते हैं जिसमें वायर लगा होता है हीटर के अंदर, वो किसका बना होता है, पीओपी। पीओपी का मतलब होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। आगे जब फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी जब मैं बताऊंगा कि इसका फॉर्मूला होता है CaSO4.1/2 हाफ H2O होता है। ठीक है, और भी तरीके बताऊंगा इसका लिखने के एग्जाम के अंदर, लेकिन अभी आप इसको यहीं छोड़ना, बाद में बात करेंगे। तो आपको याद रखना वो खांचे किसके बने होते हैं, पीओपी के। ठीक है, हीटर पढ़ाया है। कभी तुमसे पूछा भी जाए कि हीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आप बोलोगे हीटर का सिद्धांत है ये विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव, वही तापीय प्रभाव बोलो या ऊष्मीय प्रभाव बोलो, बात एक ही, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। चलो, कोई दिक्कत है क्या? हां, अब मैंने ये बताने के साथ साथ मैं एक और बता दूं, जो युक्तियां गर्म होकर ऊष्मा देती हैं, मेरी बात को कान खोल के सुनना और दिमाग को यूज में भी रखना है ना। कभी कभी छोटी छोटी चीज में गलतियां मत किया करो, चाहे प्रेस हो, चाहे हीटर हो, ठीक है, या टोस्टर हो, या वो चाय की केतली आती थी जिसमें गर्म रहता था, कोई भी चीज हो जिसमें गर्म, वो केतली आती है आपको ध्यान हो, जिसमें प्लग लगा देते हैं वो गर्म हो जाता है। अगर मैं बात करूं कोई भी चीज हो जो गर्म कर रही है, वो समझ लो उनके अंदर, किसी के अंदर भी पूछा जाए हीटिंग एलिमेंट के रूप में किसका उपयोग होता है, तो आप बोलोगे नाइक्रोम का उपयोग होता है। कौन से तार का? नाइक्रोम। क्यों करते हैं? तो इसकी एक खासियत होती है, ये भी बता दूं दोस्तों, हम आपसे
हीटर के अंदर, प्रेस के अंदर, किसी के अंदर पूछे नाइक्रोम का उपयोग क्यों करते हैं, नाइक्रोम के तार का, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था दोस्तों, इसका उच्च प्रतिरोध होता है। उच्च प्रतिरोध मतलब हाई रेजिस्टेंस होता है और उच्च ही गलनांक होता है। गलनांक मतलब मेल्टिंग पॉइंट होता है। गलनांक मतलब एमपी, मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, हाँ, क्या मतलब हुआ? उच्च प्रतिरोध उच्च गलनांक। क्या मतलब हुआ दोस्तों? कहने का मतलब प्रतिरोध उच्च होना चाहिए, होना ही चाहिए। आपको पहले ही मैंने बता दिया, धातु चालकों में सबसे कम प्रतिरोध होता है, उससे ज्यादा अर्ध चालकों में होता है, उससे ज्यादा मिश्र धातु होता है, फिर कुचालक में होता है। प्रतिरोध उच्च ही होना चाहिए, क्योंकि इस तार को तो धारा को रोकना है, और धारा रुकेगी तो ही गर्म होकर क्या देने लगेगा? ऊष्मा देने लगेगा। इसलिए उच्च प्रतिरोध, साथ ही उच्च गलनांक होना ही चाहिए। तार गर्म होगा, ऊष्मा उत्पन्न होगी, आपको पता है लाल हो जाता है तार। और अगर ऐसा तार कोई यूज ले लेते जिसका गलनांक कम है, तो पिघल के क्या होता? टूट जाता। इसलिए हमेशा याद रखना, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि विद्युत हीटर के अंदर नाइक्रोम के तार का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि इसका उच्च प्रतिरोध होता है, उच्च गलनांक होता है। क्लियर है भी बात? तो ये हमेशा याद कर लेना, आपको ये बातें पता होनी चाहिए। ठीक है ना? ये बात नाइक्रोम का होता है। ऐसे आप ध्यान रखा करो, आप ये मत देखा करो जैसे आप प्रेस देखोगे, सब प्रेस नीचे से चमकीली होते, वो अरे चमकीला तो क्रोमियम के कारण उसको चमकीला कर दिया गया, वो प्रेस के नीचे लेकिन वो जो गर्म हो रही है ना, उसके नीचे वायर है, वो किसका है? वो नाइक्रोम का। जो चीज गर्म होकर ऊष्मा दे ली है, वो समझ लेना उनके अंदर वायर किसका है, तो आप बोलोगे नाइक्रोम का है। क्लियर है मेरी बात? ज्यादातर अगर मैं बात करूं, बात को समझ लेना। तो आपको ये क्लियर रूप से हीटर के बारे में बता दिया है। 3 तरह के क्वेश्चन है। हीटिंग एलिमेंट के रूप में नाइक्रोम। नाइक्रोम किसका बना होता है तार? निकिल, आयरन, क्रोमियम और मैग्नीज का। मिश्र धातु आप बढ़ाऊंगा तब और भी बात करूंगा। क्या होता है? उच्च प्रतिरोध उच्च गलनांक होता है इस तार का। और मैंने कहा ये बात पीओपी का बना होता है, ये तो सबको नॉर्मली पता होता है ना, एग्जाम में पूछने वाला किस सिद्धांत पर? विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव को। ठीक है, अब मैं कुछ और युक्तियां बताता हूं आपको। ठीक है, समझना आप, है ना? हाँ, तो प्रेस वगैरह वो तो सब उसी में आ गई, तो उसको करने की जरूरत नहीं। एक ही तरह का क्वेश्चन है, सबके अंदर हीटिंग एलिमेंट। ठीक है, अब एक सुनो, एक विद्युत बल्ब भी होता है। हाँ, सबने सुना है बल्ब के बारे में, वो लट्टू बोल देते थे अपन पहले। ठीक है ना? वो पीला सा प्रकाश देता था, सबने देखा होगा। ठीक है ना? चलो आप बड़ी बात को, काम की बात पे आ जाओ। तो बल्ब के बारे में बता दूं, 2-3 तरह के क्वेश्चन इसमें फिर पूछे जाते हैं। आपके रेलवे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रेलवे नहीं, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा पहले बल्ब भी बना दूं एक, तुम भी क्या याद रखोगे। थोड़ा और बड़ा ले लूं यार। हाँ मेरे दोस्त, आ जाओ काम की बात में। तो ये मैंने भाई साहब, तुम भी क्या याद रखोगे, लट्टू बना दिया है, बल्ब बना दिया है, और अपनी अपनी भाषा में बिहार, झारखंड, जो भी कुछ अपनी अपनी भाषा में बोलते हैं, अपने आप के हिसाब से समझ लेना। तो सबसे पहले अपन सब बल्ब के जमाने के ही थे। आज अपन उसके बाद CFL का यूज किया, LED का किया। क्यों करते हैं, क्या कारण थे, मैं अपने आप बता दूंगा। वैसे आपको पता भी होना चाहिए। ठीक है, मैंने कहा सर हम तो इसके जमाने के नहीं, तुम सब ज्यादातर ऐसे होगे, तुमने जब पैदा हुए होगे तो लट्टू ही देखे होंगे शुरू में, बाद में आने लगे धीरे धीरे। हाँ, आप किसी की ज्यादा ही कम हो तो अपने अपने हिसाब से देख ला। मैं तो मेरी तो कह ही दूं कि मैं लट्टू के जमाने से पैदा हुआ, बाद में बढ़ता चला गया। ठीक है, अब आ जाओ आपकी काम की बात है। अगर इसके, हाँ, क्योंकि सब जो व्यक्ति जिस जमाने में जीता, सबका अपना, लट्टू का भी अपना फ्लेवर था, ध्यान रखो। मैं हमेशा कहता हूं हर चीज जीवन में कुछ ना कुछ फ्लेवर लाती है। जैसे भोजन नहीं करते तो कोई आइसक्रीम खाने जाओ तो फ्लेवर अलग अलग चेंज करके देखते हैं। लट्टू का भी अलग था, वो तंतु हट जाता था, कभी कभी हटता नहीं था, टूटता नहीं था, तो उसको एक ऐसे करके उस पर डाल के
भाई बीच में से टूट गया तो कोई दिक्कत नहीं, तो फ्यूज है बल्ब नहीं, लेकिन कभी कभी ये तंतु यहां से हट जाता था, टूटता नहीं था, तो उसको क्या करते थे, उसको हिला डुला के वहां रख देते, तो उसको लगा देते तो जल भी जाता था। तो ये भी क्रिएटिविटी पहले के लोगों में होती थी, जैसी जैसी देखोगे आप तो समझते चले जाओगे। अब आ जाओ काम की बात, बल्ब से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, अगर एग्जाम में पूछा जाए कि विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी होती है, तो आप सबको पता है कि इसके अंदर गैस भरी होती है, एक तो होती है नाइट्रोजन और एक होती है आर्गन। क्लियर है, सबको पता है नाइट्रोजन और आर्गन। मैं इसको लिख भी दूं, है ना, किसी को नहीं पता हो ना तो मैं यहां लिख भी दूं, क्योंकि मेरा तुमसे अभी काम है, ठीक है। और दूसरी है आर्गन। ये पता होगा आपको कि आर्गन एक कैसी गैस है, तो आपको पता है ये अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस या नोबल गैस है, ठीक है ना। अक्रिय गैस का मतलब होता है ऐसी गैस जो किसी से क्या नहीं करती, क्रिया। क्यों नहीं करती? क्योंकि इनके बाह्यतम कोश में पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं, और कभी भी कोई एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से क्रिया करता है तो कारण होते हैं, उसके कारण होता है कि या तो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी या इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा या ग्रहण करेगा। तो कैसे क्या होता है मैं आराम से बहुत अच्छी तरह बताऊंगा दोस्तों, ये चिंता मत करो आप, ठीक है, मेरी बात को समझते रहना। लेकिन अभी तुम इतना सा याद रखो कि ऑर्गन कैसी गैस है, अक्रिय गैस है। कैसी अक्रिय? और भी होती है, हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जीनोन है, रेड। मगर मैं जहां बात करूं ना वहां बहुत आगे समझाऊंगा। अभी ये याद रख लेना कि कभी पूछा जाए कि विद्युत बल्ब के अंदर कौन कौन सी गैस भरी होती है, तो नाइट्रोजन प्लस ऑर्गन। कभी कभी क्या होता है विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी अक्रिय गैस भरी होती है, तो ऑर्गन दो, क्योंकि नाइट्रोजन अक्रिय गैस है कि नहीं, ठीक है। अगली बात, अगर मैं बात करूं, अरे विनोद कुमार मीना पढ़ रहा है सर, केरोसिन के दिए से पढ़े हैं सर। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद, तेरी तो नौकरी लगने वाली है भगवान की कसम। तू तो रुलाएगा पागल क्योंकि केरोसिन के दिए से पढ़े। बहुत अच्छी बात है, जो जैसे पढ़ा है ना अच्छी बात है, पढ़ लिया होगा, ऐसी बात नहीं, कभी कोई पढ़ना ही पड़ जाता है। एग्जाम की रात हो, लाइट चली जाए तो केरोसिन दिए मोमबत्ती सबसे पढ़ लेता है आदमी, ये बात याद रख लेना। लेकिन पढ़ता तभी है जब एग्जाम की रात हो। बहुत बड़ी बात हो कि परमानेंट ही कोई ऐसे पढ़ता रहे केरोसिन के दिए से। हाँ पढ़ लेते हैं वो कभी कभी, मारो जीवन में एक फ्लेवर तो हो ही गया। भाई एग्जाम की रात हो, अपना सिलेबस पूरा नहीं हुआ हो, या पढ़ लिया उसका रिवीजन कर लिया और लाइट आ भी नहीं, पहले तो ऐसे ही होता था, कभी कभी लाइट नहीं आती थी, तो क्या केरोसिन की पढ़ लिया होगा, बहुत अच्छी बात, पर जीवन में पढ़ता रहे, बहुत बढ़िया। गैस, नाइट्रोजन प्लस ऑर्गन, ठीक है। अगली बात सुनो, सेकेंड पॉइंट। अब देखो इधर मैं इधर लिख रहा हूं जिससे पेन चेंज करता हूं, ये देखो इसकी बात कर रहा हूं। अगर पूछा जाए कि बल्ब के अंदर जो फिलामेंट लगा होता है, ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूं, यहां भी फिलामेंट को क्या बोलते हैं, तंतु बोलते हैं। तो बल्ब के अंदर जो फिलामेंट लगा होता है, आपसे पूछा जाए किसका लगा होता है, तो आप बोलोगे टंगस्टन धातु का लगा होता है। किसका? टंगस्टन का। और टंगस्टन को किससे लिखते हैं, तो आपको पता है डब्ल्यू से लिखते हैं, ठीक है। मेरी बात को हर लाइन को बोल रहा हूं। अगर पूछा जाए विद्युत बल्ब के अंदर फिलामेंट किसका लगा होता है, टंगस्टन का। आपसे यह भी पूछा जाए कि क्यों लगा होता है, तब आप बोलोगे इसलिए लगा होता है कि इस टंगस्टन का भी हाई रेजिस्टेंस होता है, उच्च प्रतिरोध होता है। बिल्कुल होता है भाई, क्योंकि आपको पता है यहां भी तो तार जो फिलामेंट होगा गर्म होकर क्या देगा, ऊष्मा, उसी के कारण तो क्या होता है, प्रकाश उत्पन्न होता है। और उच्च प्रतिरोध होता है, यह भी जल्दी से टूटता थोड़ी है, तो इसका उच्च क्या होता है, गलनांक भी होता है, मेल्टिंग पॉइंट भी उच्च होता है। और कितना होता है, तो मुझसे पूछा जाए लगभग 3400 डिग्री सेल्सियस होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है गलनांक कितना होता है। लेकिन किंतु मगर परंतु, अब मैं एक बात क्लियर कर दूं, ये कंफ्यूज नहीं है दोस्तों, ये बात बिल्कुल क्लियर है। ये एग्जाम होती है, कभी कभी टीचर भी इसमें कुछ नहीं कर सकता। एग्जाम में ऑप्शन पे भी लिखा है, एक्चुअल में इसका गलनांक 3400 डिग्री होता है, लेकिन बहुत बार आपको बहुत जगह ऐसा लिखेगा 3400 से 3600 के बीच में, 3400 से 3600, कहीं 3400 मिल जाएगा, कहीं 3500 3600, तो कभी कभी ऑप्शन पे भी डिपेंड कर जाता है। लेकिन लगभग मुझसे पूछा जाए इसका गलनांक कितना होता है, तो आप बोलोगे मेरे दोस्तों इसका गलनांक होता है 3400 डिग्री सेल्सियस। बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको। गैस कौन सी है, नाइट्रोजन प्लस आर्गन। फिलामेंट कौन सा तंतु है, टंगस्टन का उपयोग करते हैं। और मैंने कहा कि अगर आपसे पूछा जाए क्यों उपयोग करते हैं, तो इसका बोलोगे उच्च प्रतिरोध, उच्च क्या होता है, गलनांक होता है, ठीक है। अब मुझे क्या होता है, ये देखो आप, ये धारा गई इसके अंदर आई, इसने फिलामेंट को क्या किया, गर्म किया, ठीक है, ऊष्मा देने लगा, तो इसका मतलब ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। आपसे पूछा जाए कि विद्युत बल्ब किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आप बोलोगे विद्युत बल्ब विद्युत धारा के, तो शॉर्ट में लिख दूं, विद्युत धारा के कौन से प्रभाव पर,
ऊष्मीय प्रभाव, जो आपसे पढ़ाया था, देखो बहुत अच्छी तरह। अब देखो एग्जामिनर ये ध्यान रखता है कि तुमको क्या पता है, उसको पता है कि हजारों बार एग्जाम में पूछा है, चाहे पढ़े न पढ़े, मैं सबने रट रखा है कि टंगस्टन का फिलामेंट के उपयोग रूप में वो पता है कौन सी गैस होती है। एग्जाम में पूछेगा किस सिद्धांत पर उपयोग करता है विद्युत बल्ब, तो आप याद रखो विद्युत बल्ब भी विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। क्लियर? तो इसका मतलब बल्ब भी करता है, बल्ब भी करता है, ट्यूबलाइट भी करेगी अगर मुझसे पूछा जाए तो, ये काम की बात है, कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, आप मुझसे 2-3 बातें मैं जनरली बात करूं, क्यों उपयोग करते हैं फिलामेंट के टंगस्टन का बात, क्योंकि इसका गलनांक क्या होता है, उच्च होता है। और एक कारण यह भी होता है दोस्तों कि ये इसके अंदर गैस क्यों भरी जाती है, नाइट्रोजन आर्गन की गैस संवहन में मदद करती है। किसमें? संवहन में। कैसे संवहन का मतलब क्या है कि जब इस बल्ब के अंदर धारा गई और इस फिलामेंट पे पहुंची, फिलामेंट जब गर्म हुआ, क्या हुआ, गर्म, तो ऊष्मा को इस तरीके से इससे दूर किया गया, फिलामेंट से क्या किया गया, दूर, और संवहन के द्वारा इसके किससे टकराई, कांच से टकराई, और उसके बाद वो क्या उत्पन्न होता है, वो प्रकाश बाहर की ओर आने लगता है और आपको उजाला दिखता है। लेकिन ये गर्म हो जाता है फिलामेंट, और तब जाके इसके अंदर टेम्परेचर कितना होता है, टेम्परेचर, ताप कितना होता है, अगर मुझसे पूछा जाए उस समय, तो मैं आपको क्लियर रूप से बता दूं, जब ये गर्म हो जाता है, जब प्रकाश देता है आपको, तो इसके अंदर टेम्परेचर होता है 2000 से 2500 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है एक बार आईएएस के एग्जाम के अंदर, ठीक है ना, यूपीएससी। तो एग्जाम में पूछा क्या ताप है, तो 2000 से 2500 डिग्री सेल्सियस इसके अंदर टेम्परेचर हो जाता है। लेकिन इस फिलामेंट की रक्षा इसलिए कर पाता है ये, क्योंकि इसमें जो गैसें होती हैं, ये गैस नहीं होती ना, तो फिलामेंट जल्दी से टूट जाता। लेकिन गैस क्या करती है, ऊष्मा का संवहन करती है और ऊष्मा को क्या निकालती है, बाहर। संवहन के द्वारा क्या निकलती है, बाहर। संवहन क्या होता है, चाल मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको, ऊष्मा अलग से ऊष्मा पढ़ाऊंगा आपको, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पूछेगा ऊष्मा और ताप बताना, लेकिन संवहन का मतलब दूर ले जाना। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो संवहन उस समय आते हैं कि ठंडे कण पास में आते हैं, हल्के कण जो गर्म होके वो दूर होके चले जाते हैं, वो संवहन क्रिया कहलाती है। ठीक है ना, जब बात की काम की बात को सुनना, तो ये मैंने आपको बता दिया है जो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अगर हाँ ये देख लेना यार तुम, इन चीजों के लिए मैं थोड़ा सा कम, मेरा दिमाग काम करता है। हाँ, किसने खोज की, तो अगर मैं बात करूं थॉमस एल्वा एडिसन ही था, है ना, एडिसन ही याद रखना शॉर्ट में, इसने इसकी खोज की, जो सबको पता है, काम की बातें। अब इसीलिए आजकल एग्जामों में वैज्ञानिकों के नाम कम आते हैं, क्योंकि अब रटने का पेपर खत्म हो गया। पहले वो एग्जाम में 2-2, 4-4 क्वेश्चन आते थे, तो वो ज्यादा डीप ना देकर, क्योंकि 2 या 3 क्वेश्चनों के लिए डीप जाने का मतलब नहीं है। आज उसको भी पता है, रेलवे के एग्जाम लेगा कि पूरा पेपर हमने उसको बताया लड़के को कि सिलेबस में चेंज किया है, साइंस ज्यादा आएगी, तो इसका मतलब वो पूरा पढ़ रहा है, तो आपको पूरा ही पेपर वो ढंग से देगा। तो काम की बात ये होती है, ये आपको क्लियर रूप से पता होनी चाहिए। मैंने आपको एक एक चीज बता दी है, ठीक है। हाँ ठीक है ना, तो मैंने आपको इसको बता दिया है, जो आप याद रख लेना टेम्परेचर के रूप में। अब अगली बात आ जाओ, नेक्स्ट एक बल्ब होता है। चलो एक और बता दूं, 2-3 बातें, चलो क्या तुम भी क्या याद रखोगे। हाँ ये भी पढ़ा दूं क्या, चलो पढ़ा ही देता हूं यार। अरे वो ट्यूबलाइट भी होती है क्या, ट्यूबलाइट, ठीक है। हाँ, बल्ब से अच्छी क्या होती है, ट्यूबलाइट। मैं क्रम से ही पढ़ा रहा हूं आपको। बल्ब से अच्छी क्या होती है, ट्यूबलाइट। और ट्यूबलाइट की बात करूं तो देखो लो, ये ट्यूबलाइट भी बना देता हूं मैं। वो 2 पॉइंट लगे होते हैं ट्यूबलाइट के अंदर, है ना, आपको पता है। और ये धारा कितनी जा रही है, आई जा रही है, ये समझ लो। चलो ये बता दूं, ट्यूबलाइट के अंदर भी गैस भरी होती है, बिल्कुल भरी होती है, ठीक है। कौन सी गैस होती है, पहले यही बता दूं। गैस भरी होती है ट्यूबलाइट के अंदर, आप सबको पता होता है। इसके अंदर गैस एक तो ऑर्गन भरी होती है, प्लस किसका, Hg। Hg क्या है,
तो मैं क्लियर कर दूं, इसी को मरकरी बोलते हैं या इसी को क्या बोलते हैं, पारा। मरकरी या पारे का क्या भरा होता है, पेस्ट भरा होता है। ठीक है, क्लियर। और ये यहां पर लेपन सा होता है इस तरीके से। कंप्लीट है मेरी बात। अब मेरी बात को फिर गौर करके सुनना। अब मैं एग्जाम की दृष्टि से आपसे बात करता हूं क्या क्या एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन मैंने आपको क्लियर रूप से बता दिया है कि ट्यूबलाइट के अंदर कौन सी गैस भरी होती है, तो आप बोलोगे ऑर्गन प्लस मरकरी का पेस्ट भरा होता है। ठीक है, और कुछ अगर मैं बात करूं तो एक परत भी चढ़ी होती है इसकी कांच के ऊपर, कांच के जो नीचे की साइड एक सफेद रंग की परत चढ़ी होती है, वो क्या करती है, इस प्रकाश को चेंज करती है व्हाइट कलर के प्रकाश के अंदर। ठीक है ना। अब मेरी बात को सुनो, कैसे क्या है वो मैं बताता हूं। सबसे पहले ये फिलामेंट होता है, ये वाला फिलामेंट, ये किसका बना होता है अगर पूछा जाए तो मैं आपको बता दूं, ये बना होता है बेरियम ऑक्साइड का। चलो, बल्ब के अंदर तो बहुत पूछा होगा, लेकिन कभी फिलामेंट इसके अंदर पूछा जाए तो किसका बना होता है, इसका फॉर्मूला होता है BeO, बेरियम ऑक्साइड। किसका बना होता है, बेरियम ऑक्साइड का होता है। क्यों? एक्चुअल में बेरियम ऑक्साइड की जगह और भी ले सकते हैं, लेकिन एलिमेंट वो लोगे, एलिमेंट मतलब धातु, ये बेरियम ऑक्साइड तो है ही है, लेकिन ऐसा लोगे जो एस ब्लॉक का एलिमेंट हो। कैसे ब्लॉक का, एस। एस क्या होते हैं, आपने जब आवर्त सारणी पढ़ोगे तो शुरू के जो दो वर्ग होते हैं वो एस ब्लॉक के होते हैं, फर्स्ट और सेकंड, जिनको क्षारीय धातु और क्षारीय मृदा धातु भी बोलते हैं। क्लियर। सबके बारे में डिटेल से आप बात करोगे, लेकिन आप एस ब्लॉक जानते हो या नहीं जानते हो, लेकिन मैं आपको बता दूं, नहीं भी जानते हो तो घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आगे बात करूंगा। और आपको ब्लॉकों से कोई मतलब भी नहीं है, एस और पी नाम से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन भी नहीं पूछेगा। क्या पूछेगा, मैं केमिस्ट्री में बात करूंगा। अभी मैं बोल रहा हूं, एस ब्लॉक के तत्वों में एक खासियत होती है, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं। आसानी से इलेक्ट्रॉन को क्या कर देते हैं, त्याग देते हैं, इसलिए। और यहां ऐसी धातु का फिलामेंट हमको बनाना था जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे, रिलीज कर दे या त्याग दे। समझ में आ रहे, इसलिए हमने एस ब्लॉक का तत्व लिया, कौन सा, बेरिलियम लिया। कौन सा, बेरिलियम एलिमेंट। तो इसका कौन सा ऑक्साइड लिया, बेरियम ऑक्साइड। तो कभी पूछा जाए फिलामेंट किसका बना होता है, बेरियम ऑक्साइड का। दो तरह की क्वेश्चन है। ठीक है, तीसरे तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए कि ये ट्यूबलाइट भी किस सिद्धांत पर कार्य करती है। क्लियर रखना, याद रखना। तो ये भी याद रखना, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर ही कार्य करती है। चलो ठीक है, काम कैसे करती है दोस्तों, तो मैं आपको बताता हूं थोड़ा सा। इसका क्वेश्चन तीन तरह के बने, मैं आपको बताता हूं। एक्चुअल में जब इस फिलामेंट के अंदर धारा प्रवाहित करते हैं तो इससे क्या उत्सर्जित होते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। क्या उत्सर्जित होते हैं, इलेक्ट्रॉन। यहां प्रोसेस अलग है, ट्यूबलाइट के अंदर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, ये देखो आप, ये इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो गए। चलो, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ये बीच में गैस के कण इनसे टकराएंगे तो क्या करेंगे, ये गैस का आयनीकरण करते हैं। अरे टकराएंगे तो गैस का क्या करेंगे, आयनीकरण करेंगे। क्लियर। गैस का आयनीकरण होगा तो क्या उत्पन्न होगी, ऊष्मा उत्पन्न होगी। ऊष्मा उत्पन्न होगी तो इसमें मरकरी का पेस्ट भरा है सरा, ये किससे टकराएगी, मरकरी। और मरकरी को क्या करेगी, गर्म करेगी। क्या करेगी, गर्म। उससे क्या होगा, एक किरण निकलेगी, यूवी रेज। कौन सी, यूवी, अल्ट्रावायलेट या परावैंगनी किरणें। ये परावैंगनी किरणें, इन गैसों का आयनीकरण हुआ, पारे से टकराई मरकरी से। अभी सुनना, ये गैसों में आपको पता है ऑर्गन प्लस मरकरी है, आयनीकरण हो गया, मरकरी को गर्म किया, कौन सी किरण निकली, यूवी रेज निकली। ये यूवी रेज फिर जाके इसकी दीवारों से टकराती है। किससे, दीवारों से। तब जाके अगर मुझसे पूछा जाए क्या उत्पन्न होता है, तब जाके उत्पन्न होता है दृश्य प्रकाश। दृश्य प्रकाश वो प्रकाश होता है जिसमें आपको दिखाई देता है। ये इसका प्रोसेस होता है। अगर मैं बात करूं तो कहने का मतलब ये डिपेंड किस पर किया, इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन पर डिपेंड किया। इस तरीके से जाके इसके अंदर होता है प्रोसेस। क्लियर है। तो आपसे कभी भी पूछा जाए ट्यूबलाइट के बारे में तो ये मैंने आपको ये तो बहुत डिटेल से बता दिया है, लेकिन सर घर में वोल्टेज तो समान है आता है, लेकिन मरकरी
भैया ये एक तो ITI वाला प्रोसेस है ना, ये मत लगाना यहाँ, वहाँ क्या है वो प्रैक्टिकली है, आप कुछ कह रहे हैं वो क्या परसेंटेज है वो मत लगाना आप, है ना, मैं उस चीज़ में मत पढ़ना क्योंकि उस हिसाब से आंसर नहीं दे पाओगे। वो कह रहे हैं निखिल 80% होता है, इतना परसेंट नहीं होता नाइक्रोप के अंदर 80%, ये ध्यान रखना, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन भी है लगभग। मैं अपने आप जब मिश्र धातु पढ़ाऊंगा तो आपको परसेंटेज भी बता दूंगा। तो मैं दोस्त क्या कह रहे थे, देखो एक बात बता दूं, वोल्टेज 220 हमेशा नहीं रहता। एक ने क्वेश्चन पूछा सर वोल्टेज हमेशा समान थोड़ी रहता है वोल्टेज, मेरे दोस्त वोल्टेज कब कहाँ कम का, अगर वोल्टेज पूरी तरीके से समान ही होता तो ये तो वोल्टेज तो ऊपर नीचे अप डाउन होता ही रहता है अगर मुझसे पूछा जाए, तभी तो विद्युत धारा क्या होती है, प्रवाहित होती रहती है, ठीक है ना। हाँ, तो मैं यही बात आपसे कह रहा था, ट्यूबलाइट के अंदर ये 2-3 बातें हैं जिनको आप याद रखना, कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा। ये कभी कभी क्या होते हैं दोस्तों, एक बात बताऊं, बल्ब है, ट्यूबलाइट है, 2-2-3 वैसे बात बताई छोड़ दिया, कभी कभी ये चीजें एग्जाम में बहुत पूछी जाती हैं। आप उनमें से कोई गहराई का क्वेश्चन निकाल के देखो, ये मत देखो कौन सी गैस भरी होती है सबको पता है, सिद्धांत पता रह जाएगा, लेकिन यहां आपको फिलामेंट मिल गया। एक काम की चीज ढूंढा करो, कौन से टॉपिक में से क्या अच्छा मिला हमको, जो पढ़ चुके वो अच्छी बात है, जो नया मिले ना वो ढूंढो, क्योंकि पुराना सबको आता है। आपको कब गैस पूछे 99% लोग देंगे, जिस दिन फिलामेंट पूछेगा बहुत से लोग लुढ़क जाएंगे और आप लोग उससे क्या होगे, ऊपर होगे। अप होने की कोशिश करो, ठीक है ना। अगली बात सुनो, अगला आता हूं मैं। अब छोटे छोटे 2 बातें और याद रख लेना, क्योंकि अब मैं 2 बातें आपको बताता हूं। एक उसके बाद आई, फिर क्या आया, CFL आया, क्योंकि मैं एक क्वेश्चन बताना चाह रहा हूं आपसे, एग्जाम में कभी कभी ऐसे पाएगा। CFL आया, इसके बारे में कुछ स्पेशल नहीं पढ़ना है आपको, तो इतना सा याद रखना है, इसकी कभी कभी फुल फॉर्म पूछता है, तो कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। क्लियर दोस्तों। और एक अगर मैं बात करूं, चलो इसी को ले लेता हूं, फिर इसी के नीचे ले लूंगा। CFL के बारे में कुछ भी नहीं है, यहां भी मरकरी की वाष्प भरी होती है, कुछ भी नहीं होता है। लेकिन आप तो मैंने CFL के बारे में मैं बताया, पहले बल्ब आया, बल्ब से ज्यादा कौन आया, ट्यूबलाइट उससे अच्छी थी, उससे अच्छी क्या है, CFL। मतलब इसकी दक्षता ट्यूबलाइट से भी क्या होती है, अच्छी होती है, तो CFL का। लेकिन कभी कभी एग्जाम में पूछा जाए तो आपसे पूछा जाए कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट, अगर मैं पूछा जाए लैंप होता है। अगली बात अगर मुझसे पूछा जाए कि इसके अंदर किसकी, मरकरी की वाष्प इसके अंदर भी होती है, ठीक है। बस इतना सा याद रखोगे, ज्यादा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, है ना। अगली बात सुनो, एक अगर मैं बात करूं इसके बाद आजकल किसका उपयोग करते हैं, तो आपको पता है आजकल उपयोग कर दिया LED का, और इसको क्या बोलते हैं, तो इसी को बोला जाता है लाइट इमिटिंग डायोड। ये थोड़ा सा याद रख लेना, लाइट इमिटिंग डायोड क्या होता है अगर मैं बात करूं, ये एक्चुअल में एक ये PN अर्धचालक है। कौन सा अर्धचालक है, PN अर्धचालक है, ये याद रख लेना। सेमीकंडक्टर अगर मैं बात करूं, इंपॉर्टेंट भी अगर मैं बात करूं, बहुत इंपॉर्टेंट काम की बात है अगर मुझसे पूछा जाए कि लाइट इमिटिंग डायोड क्या होता है, तो ये एक PN अर्धचालक है। एक्चुअल में ऐसे होता है, ये देखो इस तरीके से, ये देखो एक प्लस और एक ये होता है ना, इसको बोलते हैं PN अर्धचालक। और अगर पूछा जाए LED में अर्धचालक के रूप में, LED में किसके रूप में, अर्धचालक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, तो मेनली अर्धचालक उपयोग लिए जाते हैं, यहां गैलियम और आर्सेनिक लिए जाते हैं। काम की बात बोली है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। इसको क्या बोलते हैं, गैलियम है ना, कि जर्मेनियम नहीं है, गैलियम। और AS क्या होता है, तो ये आर्सेनिक होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता दी आपको। क्यों बताया मैंने, सबको पता है। बल्ब और ट्यूबलाइट के बारे में कुछ नया पूछ ले कि आपसे पूछे LED क्या है, तो आप बोलोगे LED एक PN अर्धचालक है। LED में कौन से अर्धचालक का उपयोग किया जाता है, तो गैलियम और आर्सेनिक अर्धचालक का ही क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है मेरे दोस्त। क्लियर है मेरी बात। एक्चुअल में क्या होता है, CFL और CFL से बढ़िया मैंने कहा LED। मतलब सबसे अच्छा कौन सा है, तो सबसे अच्छा प्रोसेस अगर मैं बात करूं आपको प्रकाश देने का, तो वो है LED है। इसलिए समय के साथ चेंज हुए। पहली बात तो खर्चा कम आता है, दूसरा इसकी लाइफ ज्यादा होती है CFL की तुलना में, इसके खराब होने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं LED के। आपने देखा होगा, क्यों, क्योंकि आपने देखा होगा CFL में एक प्रॉब्लम थी, CFL
बहुत जल्दी खराब हो जाती थी। CFL को अगर एक तरीका और बता दूं, CFL का एक कोई CFL लग रही है, स्विच है, आप उसको बार बार ऑन ऑफ करते हो, उससे भी खराब हो जाती है CFL। CFL का जो ऊपर का आवरण था वो कांच का था, आपने देखा होगा, तो टूट जाए फूट जाए तो भी खराब हो जाती थी। लेकिन LED में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती दोस्तों। LED का अगर खोल भी खराब हो जाए ना, ऊपर का जो आवरण है अगर मैं बात करूं वो टूट भी जाए तो दूसरा नया लगा दोगे तो वो प्रकाश देगा, ठीक है, क्योंकि तो डायोड है, अर्धचालक है। और ज्यादातर आजकल अर्धचालक वाली युक्तियां ही बनाई जा रही है, आप ध्यान रखना। LED में यही फायदा होता है। दूसरी बात, बहुत ज्यादा चलता है। अगर मैं बात करूं 20 से 20,000 घंटे तक इसको चलाया जा सकता है अगर मुझसे पूछा जाए, ठीक है। और LED को लगभग 5 से 5 या 6,000 घंटे ही चलाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन LED 20 से 25,000 घंटे तक चल सकती है। तो ऐसे अगर मुझसे पूछा जाए LED CFL की तुलना में बहुत प्रदूषण भी कम होता है, अगर मुझसे पूछा जाए LED में, तो मुझे क्वेश्चन क्या बनाना था ये तो मैंने बता दिए। तो कभी कभी आपसे पूछा जाए कि आपसे मैं यही लिख देता हूं क्योंकि फिर अलग लिखने की जरूरत नहीं है। कभी पूछा जाए दक्षता का क्रम, दक्षता का घटता क्रम बता दूं क्या? हाँ, घटता क्रम लिख देता हूं। कोई पूछ ले आपसे दक्षता का क्रम कौन सा घटता हुआ क्रम है, तो सबसे पहले क्या है? घटता क्रम है, ठीक है। हाँ, सबसे अच्छी कौन सी है? LED। उससे कम क्या है? CFL। उससे कम क्या है? ट्यूबलाइट। और उससे कम क्या है? बल्ब। ये लो, क्लियर है? तो कभी दोस्त मैं बता रहा हूं इस तरीके का क्वेश्चन पूछेगा, दक्षता का क्रम क्या है? सर्वाधिक दक्षता किसकी होती है? LED की। और सबसे कम किसकी होती है? बल्ब की। खर्चे वाइज भी आपने देखा होगा, इसलिए हम इनका यूज करते थे, समय के साथ बढ़ता गया। तो ये बात याद रख लेना, कभी आपसे पूछा जाए तो आपको सर ये BE और BA बताओ। अरे VE बेरिलियम होता है और BA क्या होता है? बेरियम होता है मेरे दोस्त, ठीक है। अरे ये सुनो मेरी बात, यहां प्रोसेस अलग होता है। तो मैंने CFL और LED के बारे में ये 2-3 बातें बता दी, इनको याद रख लेना। कभी एग्जाम में आपसे पूछा जाए तो ध्यान रख लेना, ये काम की बातें होती है एग्जाम के अंदर, और आपको इनके बारे में इतना पता होना चाहिए। अब मेरी काम की बात पे और आ जाऊं, एक और बताता हूं छोटा सा पॉइंट। एग्जाम के अंदर पूछा जाए, एक फ्यूज भी होता है दोस्त। फ्यूज होता है क्या? बिल्कुल होता है भाई। हाँ चलो, क्या होता है क्या नहीं होता है, क्या एग्जाम का बहुत अच्छा टॉपिक होता है। एग्जाम में बहुत क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं और आपको पता होना चाहिए। कुछ भी नहीं होता। फ्यूज क्या होता है कि आपकी घरों की सुरक्षा के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसमें? घरों की लिख लो, ऐसे लिख दूं पूरा, घरों के उपकरणों की सुरक्षा के लिए इसका उपयोग करते हैं। ठीक मेरे दोस्त, चलो ठीक है, कुछ भी नहीं करते भाई। ये आपका घर है, मैंने बना दिया आपकी श्रद्धा के अनुसार। उसके बाद ये आगे क्या लगा दिया मैंने? फ्यूज वायर लगा दिया है। ये इसके अंदर जितने भी उपकरण है उसको सुरक्षा करेगा। कैसे करेगा, क्या नहीं होगा, वो बात सुनो। और ये मैंने कहा इस परिपथ में धारा कितनी आ रही है? I आ रही है। कितनी आ रही है? I। ठीक है, पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि फ्यूज के अंदर किसका उपयोग करते हैं? फ्यूज तार के रूप में किसका उपयोग करते हैं? क्लियर याद रखना। तो मेनली फ्यूज तार किसका बना होता है? तो आप बोलोगे रांगा का बना होता है। किसका बना होता है? रांगा। ठीक है, ये भी याद रखना, इस रांगा को ही इंग्लिश में सोल्डर बोलते हैं। ठीक है, ये बहुत बार गलती करा देता है, छोटी छोटी चीजें भी आपसे, है ना। रांगा को ही सोल्डर बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है ना। तो रांगा बोले या सोल्डर बोले, बात एक ही है ना। ये क्या है रांगा? आप सबको पता होना चाहिए, मिश्र धातु होती है। ये भी अलॉय है। रांगा क्या है? तो क्लियर याद रख लेना, ये मिश्र धातु है।
जिसको अलग है। मिश्र धातु पढ़ाऊंगा केमिस्ट्री में अलग से कौन कौन सी होती है, किन किन से मिलकर बनी होती है, बहुत पूछता है एग्जाम में क्वेश्चन मिश्र धातुओं का। एग्जाम की बात ये भी होती है मिश्र धातुओं के बारे में, मैंने कहा बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, आपको याद रखना है। कभी कभी तो ऐसे ही पूछ लेता है इनमें से कौन सी मिश्र धातु है, तांबा लिख दिया, लोहा लिख दिया, ठीक है, और रांगा लिख दिया, तो आप क्या बोलोगे, रांगा है, वो धातु है, ये मिश्र धातु है। तो मिश्र धातु है तो इसका मतलब समझ गया आ गया आपको कि दो या दो से अधिक धातुओं से मिलकर बनी होगी। तो किससे मिलकर बनी होती है रांगा मिश्र धातु? तो काम की बात है, इसके अंदर एक तो पीबी होता है और एक एसएन होता है। पीबी एसएन मतलब पीबी को बोलते हैं लेड, लेड मतलब सीसा, और एसएन को बोलते हैं टिन। ठीक है, मैं और पेन यूज कर देता हूं। लो, अगर एग्जाम में तुमसे कभी ये पूछा जाए ना कि क्लियर रूप से ये कहे, पहला क्वेश्चन कि फ्यूज तार किसका बना होता है, रांगा का या किसका, सोल्डर का। दोनों ही नाम याद रखो आप। रांगा मिश्र धातु या फ्यूज तार के अंदर जो रांगा उपयोग किया जाता है वो किन दो धातुओं से मिलकर बनी होती है? तो लेड प्लस टिन से मिलकर बनी होती है। क्लियर। तीसरा क्वेश्चन परसेंटेज पूछेगा दोस्तों, पूछता भी है एग्जाम में कि फ्यूज तार के अंदर जो रांगा मिश्र धातु की जाती है उसके अंदर लेड और टिन का परसेंटेज क्या है? तो टिन 63% होता है दोस्तों, और 37% इसके अंदर लेड होता है। एग्जाम में पूछेगा तीसरा क्वेश्चन, मैंने कहा एग्जाम में पूछेगा तीसरा क्वेश्चन कि रांगा मिश्र धातु जो फ्यूज तार के अंदर उपयोग की जाती है वो किस किस से मिलकर बनी होती है? तो लेड प्लस टिन से मिलकर बनी होती है। उसमें लेड का परसेंटेज क्या है? तो 37 बोल देना, और टिन का पूछे तो कितना बोलोगे? 63% बोला है। क्लियर है मेरी बात? अब मेरी बात सुनो, अगर एग्जाम की बात करूं, एग्जाम में आपसे पूछा जाए, मैंने ये 2-3 बातें बताई, अब मैं फिर बोल रहा हूं, अगर पूछा जाए कि फ्यूज तार को, किसको? फ्यूज तार को परिपथ में क्रम, किस क्रम में लगाते हैं? तो आप बोलोगे फ्यूज तार को परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में। यह हमेशा याद रख लेना, बहुत पूछेगा कि फ्यूज तार को परिपथ में किस क्रम में लगाते हैं, तो हमेशा बोलना श्रेणी क्रम में। और एक संट भी बताया था तार, उस संट को समांतर क्रम में लगाया जाता था, ध्यान रखने वाली बात है। तो कभी भी पूछा जाए कि फ्यूज तार को परिपथ में किस क्रम में लगाया जाता है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन या सीरीज श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। क्लियर। चौथा क्वेश्चन मिल गया आपको। अगर मैं बात करूं ये किस सिद्धांत पर कार्य करता, मैं बताऊंगा आपको कैसे कार्य करता है, आपको क्लियर याद रखना किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आप बोलोगे ये विद्युत धारा के कौन से प्रभाव पर? ऊष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर। एग्जाम में बहुत पूछेगा किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आप बोलोगे विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। तो कभी भी पूछा जाए कि फ्यूज तार किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आप बोलोगे विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। एक बात, फ्यूज तार के अंदर रांगा मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है, और यह भी याद रखना फ्यूज तार का क्या होता है, तो क्लियर याद रखना फ्यूज तार का उच्च प्रतिरोध होता है, हाई रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, और निम्न गलनांक होता है। क्लियर याद रखना, ऐसा तार लिया जाएगा जिसका प्रतिरोध तो उच्च हो, गलनांक निम्न हो, क्योंकि अगर मैं बात करूं जब प्रतिरोध उच्च होगा तो धारा रुकेगी, तार गर्म होगा। अगर कहीं ज्यादा करंट की धारा आ गई या ज्यादा वोल्टेज की आ गई, उस स्थिति में क्या होगा, तार गर्म होकर क्या हो जाएगा, अगर गलनांक कम है तो पिघल जाएगा, टूट जाएगा, तो आगे धारा प्रवाहित ही नहीं हो पाएगी अगर मैं बात करूं, और आपके उपकरणों की सुरक्षा हो जाएगी या फॉल्ट होने से बच जाएंगे। कभी कभी 220 से ज्यादा आ जाए, कभी ज्यादा, उस स्थिति में, तो उस स्थिति में ये उपकरणों की सुरक्षा का काम करना, क्योंकि ये खुद ही शुरू में लगा होता है और ये पिघल जाता है तार, और आपके उपकरणों की सुरक्षा रह जाती है, आगे धारा पहुंचेगी नहीं तो दिक्कत क्या हुई, नहीं ना। तो याद रखना इसका हमेशा अगर आपसे पूछा जाए, उच्च प्रतिरोध होता है और निम्न क्या होता है, गलनांक। गलनांक मतलब मेल्टिंग पॉइंट, जानते नहीं हो क्या गलनांक? वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस द्रव में परिवर्तित होता है वो गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। गलनांक, गलना, समझा करो कोई चीज को, गलनांक मतलब गलना। तो वह ताप, वह निश्चित ताप, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस द्रव में बदल जाए। इस निश्चित ताप का मतलब समझते हो क्या? देखो चलो तुम भी क्या याद रखोगे, ये कोई ठोस है और ये कोई द्रव है, ठीक है, या मैं ये कह दूं बर्फ है ठीक है। अगर मैं कहूं कोई चीज 0 डिग्री सेल्सियस की अवस्था में, मुझे बताना आप
कोई चीज 0 डिग्री सेल्सियस की अवस्था में है, तो इस स्थिति में बताओ 0 डिग्री सेल्सियस पर यह बर्फ है या पानी है? आंसर दो। 0 डिग्री सेल्सियस पर यह बर्फ है या पानी है? क्या बोलोगे? जल्दी दो, मैं देख रहा हूं तुम्हारे मुकेश पटेल जी। ये फ्यूज तार किसका लगा देते, वो इन्हें कॉपर का लगा दो, एल्यूमिनियम, वो आपकी श्रद्धा है, तुम तो कुछ भी लगा सकते हो, वो अलग बात है, लेकिन अपन को एग्जाम के लिए रांगा ही बोलना पड़ेगा, ठीक है। अब मुझे इसका आंसर दो। वाटर, आइस, बर्फ, आइस, बताओ। पानी, बर्फ, आइस, चलो। हाँ, एक थोड़ा सा आया है अभी, उसका नाम निकल गया मेरे दिमाग से, कौन था वो? हाँ, राजेश कुमार मीना, ठीक है, चलो और चलते जाओ। चलो, सबके मन की बात आ गई ना? हाँ ठीक है, हाँ बिल्कुल। तो गजब का क्वेश्चन है, तभी तो मैंने बोला है। और अपनी तो साइंस ही पूरी हो गई, हम तो एग्जाम की तैयारी, एग्जाम देने ही पहुंच गए एक तरह से। अब तो ये तो तुमको जो टाइम मिल रहा है ना, ये तो प्लस में टाइम है, तुम मुझे पूछा जाए तो। ये तो तुम्हारी सद एग्जाम के लिए तो तुम तो पिछले दिसंबर से तैयार थे, ये तो नया अगला दिसंबर आ गया, तुम तो पिछले दिसंबर को ही तैयार थे। अगर एग्जाम ले लेता कोई तो तुम देने के लिए तैयार, वो अलग बात है तुम देते नहीं देते, लेकिन तुम उस समय मान के बैठे थे। ये बीच में ये तो प्लस वाला टाइम है, और अभी तो हमको ये पता नहीं है 0 डिग्री सेल्सियस। एक राजेश कुमार मीना ने ही लिखा है कि बोथ है, ये बिल्कुल दोनों ही है। आप समझते हो कि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन है, रीट में आया हुआ क्वेश्चन है। 0 डिग्री सेल्सियस वो अवस्था है जिस पर आप ये नहीं कह सकोगे ये बर्फ है या पानी, ये दोनों ही है। बर्फ भी बोलोगे, पानी भी बोलोगे। आप पूछोगे सर ये तो भयंकर ही है, ये क्या कर दिया आपने? हम तो बोलते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ। देखो सुनो, होता क्या है दोस्तों, जैसे ही कोई पानी है 0 डिग्री सेल्सियस की अवस्था में होता है, ठीक है, ये पानी था, ये 0 डिग्री सेल्सियस अवस्था में आया, तो उसके बाद ये किस में कन्वर्ट होगा? बर्फ में कन्वर्ट होगा, ठीक है। या मैं कहूं ये 0 डिग्री सेल्सियस से ये बर्फ की अवस्था में है, और इसको अब किस में कन्वर्ट हो रहा है? पानी में कन्वर्ट हो रहा है। तो क्या होता है, बात को सुनना। दोनों स्थिति में क्या होता है कि जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस आता है, ताप फिक्स हो जाता है। अब ताप चेंज नहीं होगा दोस्तों, ये बात याद रखना। वह निश्चित ताप, परिभाषा ही सुनना गलनांक की, वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस द्रव में बदलता है। कोई ठोस किस में बदलता है? द्रव में। इसका मतलब वो उसका गलनांक कहलाता है। मतलब हमने ये गलनांक बोला, मेल्टिंग पॉइंट बोला कि वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस किस में बदले? द्रव। मतलब बर्फ पानी में बदल रही है, किस ताप पर बदल रही है? तो आप बोलोगे 0 डिग्री सेल्सियस पर। आप पूछोगे 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ पानी में भी बदल रही है। और मुझसे पूछा जाए, एक गलनांक होता है और एक होता है हिमांक। हिमांक क्या नहीं होता? फ्रीजिंग होना। फ्रीजिंग का मतलब होता है किसी भी चीज का जमना, और हिमांक का मतलब क्या होता है? वह निश्चित का ताप जिस पर कोई द्रव ठोस अवस्था में, ये द्रव था, अगर मुझसे ये द्रव ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? ठोस। ये भी कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। दोनों ही, मतलब बर्फ का हिमांक और गलनांक समान है? बिल्कुल समान है। या पानी का पूछे, बर्फ का पूछे, बिल्कुल समान है। फिर आपने कहा ये क्या स्थिति है सर? तो 0 डिग्री सेल्सियस पर मेरे हिसाब से तो मैं ये कह रहा हूं कि बर्फ भी है और पानी भी है। तो आप पूछोगे कि सर ये क्या हुआ, ऐसा किस कारण से हुआ कि ताप तो निश्चित तो रह गया, मगर इसकी अवस्था फिर कैसे चेंज होगी? बिल्कुल चेंज हो जाएगी, क्योंकि यहां एक ऊष्मा काम करती है दोस्तों, उसे बोलते हैं गुप्त ऊष्मा। अरे कौन सी ऊष्मा? गुप्त ऊष्मा। उस गुप्त ऊष्मा के कारण ही बर्फ पानी में, और बर्फ पानी में, और अगर पूछे पानी किस में कन्वर्ट होता है? बर्फ में होता है। लेकिन जैसे ही ताप निश्चित होता है, जब कभी कोई एक अवस्था से दूसरी अवस्था में कन्वर्ट होता है, अवस्था कन्वर्ट होता है, उस समय का पॉइंट बोल रहा हूं, अवस्था से दूसरी अवस्था में आ रहा है, ठीक है। जैसे एक और उदाहरण बताता हूं, जैसे एक आपने
ये क्या हो गया यार दोस्तों, मामला ही गड़बड़, पता ही नहीं यार। तुमको जो पढ़ाया था वो सब पता ही नहीं क्या हुआ, कुछ इसमें तो किया भी नहीं, अब क्या हो गया इसमें। अब तो कुछ बताता हूँ दोस्तों, मर साहब करे धरे पे पानी फिर गया यार दोस्तों। बूढ़ी यार स्क्रीन एकदम में गई, गायब हो गई, सब लिखा हुआ सब गया बीच में, पता नहीं क्या तो दबा क्या नहीं दबा, समझ में नहीं आया। करते हैं अब तो, होगा अब तो। हाँ दोस्तों आ जाओ, कोई ना कोई वायर हिल गया। और ये दोस्तों टाइम इसलिए मैंने रोका यार, जो लिखा था इसी की तो पीडीएफ तुमको भेजता और ये गायब हो गया भाई। फिर मैं बोल रहा हूं, आज तक की तो भेजी थी तुमको, इलेक्ट्रिसिटी की देख लेना अपने उसमें, किसमें, नोट्स में देख लेना आप, है ना, नोट्स बना लेना। इलेक्ट्रिसिटी की मैंने कल तक की क्लास ली है, उसकी पीडीएफ भेज दी है मुझे, आप ध्यान रखना, आप देख लेना, उस तक की पीडीएफ मैंने आपको भेज दी है, आज आपने उसमें देख लेना पीडीएफ में साइंस के। अब क्या हुआ दोस्तों, ये आज की पीडीएफ फिर पता नहीं क्या हुआ, तार हिला क्या हुआ, ये चलेगी बिना सेव करी हुए, डिलीट हो गया। अब मैं कुछ नहीं कर सकता दोस्तों, तो आपको थोड़ा मेहनत 10-15 मिनट और ज्यादा देने पड़ेंगे। तो 10-15 मिनट ज्यादा देने की जरूरत नहीं है, वैसे भी आप देखो थोड़ा सा कभी कभी चीज को समझा करो। आप इस चीज को दोबारा नहीं पढ़ोगे क्या, बिल्कुल पढ़ोगे। तो इतना सा कर लेना कि अब एक बार और तुम वीडियो देखो ना, तो उस समय लिखते जाना जो मैंने बोला है, तो उसको लिख लेना, है ना। ज्यादा लिखा कुछ भी नहीं, मेरे साथ 7-8 पेज बल्ब पढ़ाया, ट्यूबलाइट पढ़ाई है, 4-5 ही फिजिक्स में, तो लिखना भी बहुत कम पड़ता है, तो उसको लिख लेना। मैं पहले ही बोल रहा हूं दोस्तों, इसमें मुझे भी पता नहीं है कि क्या सिस्टम है। अब सलाह मत देना कि इसमें पिछले का आ जाएगा, कैसा आ जाएगा, वो आ जाता होता तो मैं कह देता। अभी इसके बारे में हमको भी ज्यादा इसके बारे में पता नहीं है, इतना ही पता है। अगली बात सुनो दोस्तों, तो मैं दिमाग ही खराब हो गया पूरा, लिखा लुखाया सब सिस्टम बिगड़ गया। क्या बोल रहा था मैं तुमसे, हाँ मैं ये कह रहा था दोस्तों, अगर 100 डिग्री सेल्सियस है, ये 100 डिग्री सेल्सियस है, इस 100 डिग्री सेल्सियस पर ये कहोगे पानी उबल भी रहा है, पानी क्या हो रहा है, उबल रहा है, और इस 100 डिग्री सेल्सियस पर ही पानी किस में परिवर्तित हो जाएगा, वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा। बात को समझना, वैसे ये ऊष्मा वाला चैप्टर था, वहीं आपको कहीं बताता, मैं आपको बताता, लेकिन मैं यहां आपको एक बात बताता हूं, पानी उबल भी रहा है और पानी वाष्प में भी परिवर्तित हो जाता है। क्लियर? इसलिए क्योंकि जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस आया, पानी उबलने लगा, और 100 डिग्री सेल्सियस आते ही टेम्परेचर स्थिर हो जाएगा भाई, अब चेंज नहीं होगा। जब तक पूरे 100 डिग्री सेल्सियस पर यह पानी किसमें नहीं परिवर्तित हो जाए, चेंज हो जाए, किसमें, वाष्प में, तब उस स्थिति में तापमान स्थिर रहता है। इसलिए एग्जाम में एक बार पूछा गया क्वेश्चन था, जब कोई पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होता है, इसमें से क्या चेंज नहीं होता, तो ताप चेंज नहीं होता। लोगों ने वही गलती की, यार अवस्था चेंज होगी तो ताप तो निश्चित चेंज होगा। नहीं दोस्तों, जैसे ही अवस्था चेंज होने की अवस्था आती है तो ताप समान रहता है, 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, जब तक ये पानी वाष्प में कन्वर्ट नहीं हो जाता। तो फिर पूछोगे आपके ऐसा क्यों हुआ, यहां एक काम करती है ऊष्मा, और वो होती है बाष्पन की गुप्त ऊष्मा। क्या होती है, जब पढ़ाऊंगा तभी बताऊंगा ऊष्मा के बारे में। गुप्त ऊष्मा होती है, ये गुप्त ऊष्मा ही होती है जिसके कारण पानी वाष्प में परिवर्तित होता है। इसलिए कभी ऐसा क्वेश्चन भी बनता है, ध्यान रखना, कि 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबल भी रहा है और 100 डिग्री सेल्सियस पर एक वाष्प भी है, तो इन दोनों में से कौन खतरनाक है, तो आपको पता है वाष्प ज्यादा खतरनाक है। तो आप कहोगे सर टेम्परेचर तो समान है, बिल्कुल समान है, लेकिन दोस्त उसमें वाष्प के अंदर वाष्पन की गुप्त ऊष्मा भी छुपी हुई है, इसके कारण वो उसमें जलने का ज्यादा खतरा है, वजह इसके लिए खतरनाक है। ठीक है ना, तो कभी भी याद रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बता दी है कि जब कभी भी अवस्था परिवर्तन होता है तो उस स्थिति में क्या होता है, ताप समान हो जाता है, स्थिर रह जाता है। बात को समझ लेना, ठीक है ना।
ताप कांस्टेंट रह जाता है। ठीक है, आगे मैं आपको और भी कुछ बातें ताप के बारे में, कौन कौन से पैमाने होते हैं सब बताऊंगा जब जरूरत पड़ेगी। अब मेरी बात को सुनना। हाँ मैं दोस्तों एक बार मुझे दोबारा लिखना पड़ेगा, मेरा टॉपिक तो चल रहा था फ्यूज चल रहा था, है ना। चलो आज तो बहुत तो अच्छा लिखा था और कोई मतलब निकला नहीं। चलो ये फ्यूज है, मैंने ये कहा कि फ्यूज तार के बारे में, ये घर के उपकरणों की, घरों के उपकरणों की क्या करता है, सुरक्षा करता है। ठीक है, मैंने एक डायग्राम बनाया इस तरीके से और मैंने कहा ये कोई आपका घर है तो इसमें जो उपकरण है उनकी सुरक्षा करता है। फिर मैंने कहा इसके अंदर फ्यूज तार किसका होता है, बना होता है, तो मैंने कहा जो फ्यूज तार होता है ये बना होता है रांगा मिश्र धातु का, बता दिया था। इस रांगा को क्या बोलते हैं, सोल्डर बोलते हैं। किससे मिलके बना होता है रांगा, तो मैंने कहा इसके अंदर एक पीबी होता है और एक एसएन होता है। पीबी को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं लेड और इसको बोलते हैं टिन। और मैंने कहा था ये 37% होता है लेड और टिन होता है 63%। क्लियर है मेरी बात, और याद रख लेना। अगर फ्यूज तार की बात करूं तो फ्यूज तार के बारे में मैंने भी ये भी कहा था, इस फ्यूज तार का उच्च प्रतिरोध होता है, हाई रेजिस्टेंस होता है, ध्यान रख लेना मेरी बात, और निम्न गलनांक होता है, जो मैंने आपको क्लियर कर दिया। देखो अब मैं आपको बताता हूं कैसे काम करता है। यह भी याद रखना फ्यूज तार भी किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो क्लियर याद रखना ये ऊष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। कंप्लीट है। हाँ कैसे काम करता है, देखो ये है, इसमें धारा कितनी आ रही है, आई। ठीक है, इससे धारा आएगी तो क्या उत्पन्न होगी, ऊष्मा, और यहां फॉर्मूला लगेगा वही H बराबर I² RT। क्लियर, आपको पता है इस तार का प्रतिरोध क्या है, उच्च। देखो H बराबर बड़ा लिख दूं मैं I² RT। अगर तार का प्रतिरोध R ज्यादा है तो क्या बढ़ेगी, ऊष्मा, और यही तो काम था, इसीलिए तो हमने ये तार कैसा लिया, किसका बना हुआ लिया, रांगा का, क्योंकि इसका प्रतिरोध ज्यादा होता है। प्रतिरोध ज्यादा होगा तो धारा रुकेगी और तार क्या होगा, गर्म, गर्म होगा तो ऊष्मा उत्पन्न होगी, ऊष्मा के कारण तार पिघल जाता है। इसलिए मैंने कहा ऊष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्लियर, मैंने यह भी कहा था फ्यूज तार का क्रम, किस क्रम में लगा होता है फ्यूज तार, तो आप बोलोगे फ्यूज तार श्रेणी क्रम में, सीरीज क्रम में लगे होते हैं। क्लियर, अगर आपसे पूछे कि आपके घर में जो बल्ब होते हैं वो किस क्रम में लगे होते हैं, बल्ब मुझे बताओ, हाँ आंसर देना, आपके घरों में बल्ब किस क्रम में लगे होते हैं। देखो आप अपने आपस में बहस क्यों करते हो दोस्तों, मेरा आंसर दो कि बल्ब किस क्रम में लगे होते हैं। सोनू मीना, धर्मेंद्र मीना, गिरधारी, कपिल, मुकेश पटेल, कपिल सोलंकी, ठीक है, समांतर समांतर समांतर, है ना। चलो ठीक है, हाँ चलो बिल्कुल बहुत बढ़िया दोस्तों, आप बिल्कुल दिमाग लगा के ही पढ़ रहे हो, है ना, तो आप भूलोगे नहीं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला कि घरों में जो घरों के अंदर जो लाइट आती है वो किस क्रम में होती है, समांतर क्रम में होती है। ठीक है, अरे जब हर कमरे में समांतर क्रम में जा रही है तो इसका मतलब बल्ब भी किस क्रम में होते हैं, समांतर क्रम में। ऐसा थोड़ी एक घर का बल्ब खराब होता है पूरे ही खराब हो जाते हैं, थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होता है ना। तो किस क्रम में लगे होते हैं, समांतर। मैंने कहा कोई ऐसा है, एक ने लिखा भी है श्रेणी क्रम, वो गलत है दोस्तों, है ना, ऐसा मत करना। एक ने लिखा है श्रेणी क्रम, किसी ने भी लिखा हो, नाम लेने की जरूरत नहीं है, अच्छे का नाम लो। अगर किसी का कोई गलती से हो गया तो उसको जरूरत नहीं है, आप सुधारो अपने काम को, समझो थोड़ा सा, हर चीज को रटने की कोशिश मत करो दोस्तों। ठीक है, चलो तो ये मैंने आपको किसके बारे में बता दिया, फ्यूज तार के बारे में बता दिया है। और बात करता हूं दोस्तों मैं, तो ये मैंने आपको कुछ युक्तियों के बारे में बताया, फ्यूज बता दिया, बल्ब बता दिया, ट्यूबलाइट बता दी, आपको CFL LED के बारे में कुछ काम की बातें बता दी, और मैंने जूल का तापन नियम आपको कंप्लीट रूप से समझा दिया है, हीटर के बारे में बता दिया है। अब मैं आपको थोड़ा सा क्या बताता हूं, एक टॉपिक आता है यहीं से, और वो क्या आता है मैं आपको बता दूं, एक नियम और बता रहा हूं दोस्तों। चलो
ये मैंने नहीं बताया था, एक नियम बता दूं, 11वीं क्लास की बुक के अंदर है, लेकिन इसका क्वेश्चन कभी एग्जाम में आ जाता है, ये याद रखना। वो नियम कौन सा है? तो वो नियम है कूलाम का नियम, कूलाम नियम, शॉर्ट में लिख दिया कूलॉम्स लॉ। कूलाम क्या है? वैज्ञानिक का नाम है। इसने एक नियम दिए, एक्चुअल में इसने दो नियम दिए, एक चुंबकीय से संबंधित दिया था और एक विद्युत से संबंध दिया था। तो सबसे पहले विद्युत के बारे में बताया। तो इसने किससे नियम दिया? तो इसने नियम दिया ये दो स्थिर बिंदु आवेशों के लिए दिया। दो कैसे? स्थिर बिंदु आवेशों के लिए। कम, बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनना, ये नियम है, इसमें आवेश कैसे होने चाहिए? स्थिर होने चाहिए, वो गतिशील नहीं होने चाहिए। दो स्थिर बिंदु आवेशों के कूलाम नियम क्या दिया गया? दो स्थिर बिंदु आवेशों पर लगने वाले बल को कूलाम नामक वैज्ञानिक ने, साइंटिस्ट ने समझाया। क्या समझाया दोस्तों इसके बारे में? मेरी बात को सुनना, बहुत एक पॉइंट याद रखना है आपको, कोई रटना नहीं है लाइन। इसने ये कहा कूलाम का नियम क्या है या उस पर लगने वाला बल क्या है? इसने कहा कि कूलाम बल वह बल है जो दो स्थिर आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होती है। समानुपाती मतलब प्रोपोर्शनल टू, समानुपाती होता है, तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब एंटी प्रोपोर्शनल टू, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इसकी बात को सुनना भाई। बात पहली बात तो इसने दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल को समझाया। क्या कहा कि ये किसने कहा कि ये बल जो कूलाम बल है ये दो स्थिर बिंदु आवेशों के गुणनफल के तो समानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मैं आपको बात को समझाता हूं क्या है। दो स्थिर बिंदु आवेश ये रहे, चलो ये वाले रहे, एक मैंने बोल दिया Q1 है। एक काम करो मैं चेंज कर देता हूं कलर आपको। ये दो स्थिर बिंदु आवेश रहे, ठीक है, और एक का आवेश मैंने कह दिया एक हो गया, एक तरह से मान लो आप Q1 या शॉर्ट में छोटे में लिख देता हूं, एक हो गया Q1 और एक आवेश हो गया Q2। आप दो तरह कैसे भी ले सकते हो आप, ये समान प्रकृति के आवेश भी होंगे या विपरीत प्रकृति के भी हो सकते हैं। अगर समान प्रकृति के तो प्रतिकर्षण बल लगेगा और समान प्रकृति के तो समान प्रकृति के हैं तो प्रतिकर्षण बल लगेगा और असमान प्रकृति के तो आकर्षण या अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। और इनके बीच की दूरी कितनी है तो मैं आपको बोल सकता हूं इनके बीच की दूरी है d मान लो, r मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्या कहा कूलाम नामक वैज्ञानिक ने, तो इसने कहा कि कूलाम बल का मतलब F, ये वह बल है जो समानुपाती किसके होता है, दो आवेशों के। लाइन को पढ़ लो, कूलाम बल वह बल है जो दो स्थिर आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। देखो एक बार लाइन को, दो स्थिर आवेशों के गुणनफल के क्या समानुपाती, इसका मतलब कौन कौन से, एक स्थिर आवेश क्या हो गया Q1 और एक हो गया Q2, क्या गुणनफल है, क्या है, समानुपाती है कि समानुपाती तथा, लाइन को पढ़ो, तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। बीच की दूरी के, रुको दोस्तों मैं लिख दूं पूरी लाइन को, एक सेकेंड लाइन रह गई दोस्तों, हाँ, बीच की दूरी के, मैं लाइन को थोड़ा सा रुक जाओ, उनके बीच की दूरी के वर्ग के दोस्तों, है ना, दूरी के किसके, वर्ग के। तो अब देख लो आप, मैं ये कह रहा हूं उनके बीच की दूरी के किसके, वर्ग के, क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। इसका मतलब बीच की दूरी क्या है, d स्क्वायर। तो ये नियम है ना, ये कूलाम का नियम है, बात खत्म।
अब मैंने जितने भी बातें लिखी ना उस सबको भूल जाओ, चाहे आप, कोई दिक्कत नहीं। अब तुमसे पूछे कोई एग्जाम में कूलाम का नियम क्या है या कूलाम बल क्या है, तो आप बोलोगे एफ समानुपाती Q1 अपॉन Q2 अपॉन Q1 इंटू Q2 बटे क्या होता है डी स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, इसी में देखो दो आवेशों के गुणनफल के तो क्या है समानुपाती, और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। फिजिक्स बहुत सीधी है दोस्तों, समझने की कोशिश करोगे। आपने जितनी रामायण लिखी वो एक फॉर्मूले से सिद्ध हो गई सब, बस आपको पता होना चाहिए यहां पर कि Q1 और Q2 क्या है, तो दो आवेश हैं, दो स्थिर आवेश। चलो ठीक है, और D क्या है, तो दो आवेशों के बीच की दूरी। बीच की क्या है दूरी, ठीक है मेरे दोस्त। अब क्या है, समानुपाती को बराबर में बदलोगे तो कोई ना कोई स्थिरांक आएगा, वो स्थिरांक आएगा K, और K बराबर होता है Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर। ये लो चलो, क्या क्या है, K क्या है यहां पर, K क्लियर याद रखना, या नियतांक है, नियतांक मतलब कांस्टेंट है। क्लियर, क्या इसका मान फिक्स रहता है, बिल्कुल फिक्स रहता है। एग्जाम में कभी पूछा जाए K का मान कितना होता है कूलाम के नियम में, तो 9 इंटू 10 की पावर 9, 9 इंटू 10 की पावर कितना 9। मात्रक बता सकते हो कि इसका, देखो बल का मात्रक सबको पता होना चाहिए न्यूटन होता है। मैं आगे छोटी छोटी राशियों को लूंगा, बल का क्या होता है अभी तो आपको पता है ना। अब देखो मुझे इसका निकालना है मात्रक, निकालना सीखो मात्रक। इसका निकालोगे तो क्या होगा, इस फॉर्मूले को K निकालो, K निकालना हो तो आप फॉर्मूले को कैसे लिखो, देखो K बराबर आप ऐसे नहीं लिखोगे F इंटू डी स्क्वायर बटे Q1 इंटू Q2, ऐसे लिखोगे। तो मात्रक इसी से बनाओ, F का न्यूटन इंटू डी स्क्वायर, डी का मतलब दूरी और दूरी मतलब मीटर का स्क्वायर, बटे Q1 Q2 आवेश का मात्रक कूलाम, तो इसका मतलब किसका, कूलाम का स्क्वायर। बताओ क्या दिक्कत थी। अब आप बताओ मुझे, ये हटा दो, ये तो मैंने मात्रक निकालने के लिए बताया। अगर तुम समझ गए ना दोस्तों तो एक बार में काम चल जाएगा, लेकिन अगर आपने रटने की कोशिश की, इसलिए मैंने पहले ही कह दिया था रट नहीं पाओगे मात्रकों को। जो रटने वाले हैं ना वो तो तुमको चुटकियों में याद रह जाएंगे, क्लास में मेरे साथ पढ़ते पढ़ते हम 50 बार न्यूटन बोलेंगे, जूल बोलेंगे, बल जूल, ये तो सबको पता रह जाएंगे। दोस्त काम की बात है, कुछ अलग पूछा जाए तब ध्यान रखना वाला है कि अगर पूछा जाए कि कूलाम के नियम में जो K नियतांक होता है उसका मान कितना होता है, तो आप बोलोगे 9 इंटू 10 की पावर 9, और मात्रक पूछे तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर। क्लियर दोस्त, ये आपको पता होना चाहिए। मुझसे पूछा जाए दोस्तों एग्जाम के लिए, कुछ भी मत रखना, याद नहीं भी रहे या बहुत लोगों को याद नहीं रहे तो आप इतना याद रख लेना इस बात को कि तुमसे कभी कूलाम बल पूछे ना कौन सा होता है तो फॉर्मूला याद रखना। अब इसको जरूरी नहीं है, डायरेक्ट एक याद कर लो, ये वाला F बराबर होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, बस। अब मुझे बताओ ये तो याद रहेगा ना, और नहीं भी रहे इसी में देख लो, ये दो आवेश के गुणनफल के समानुपाती है, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, यहीं से पता चल रहा है ये क्या क्या चीजें हैं, नियतांक है, इसका मान है। क्लियर। अब मुझे पूछो एग्जाम में, एग्जाम में अब तक की चीजों में मुझसे पूछा जाए कोई चीज नहीं पूछी जाएगी। एक फॉर्मूला कभी पूछा जाए कूलाम बल का फॉर्मूला तो ये पूछ लिया जाएगा। हाँ कोई सवाल बन सकता है अगर मुझसे पूछा जाए, जिसके लिए मैंने आपको बताया है कोई एग्जाम में सवाल बन सकता है। वो सवाल कैसा है तो सुनना, सवाल ऐसे पूछेगा, यदि दो स्थिर बिंदु आवेशों, यदि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो कूलाम बल कितने गुना होगा। आंसर दो दोस्तों, कितने गुना होगा। आंसर दो जल्दी से, जल्दी से दे दो मुझे आंसर। आप क्या आएगा इसका आंसर, सवाल लिख दिया मुझे।
विनोद कुमार 4 गुना 0.25 4 गुना 1/4, कन्हैया लाल 4, विनोद 4, केदार सैनी 4, वंदना उपाध्याय 4, विनोद कुमार 4 गुना, गिरधारी मीना 4 गुना 4 गुना 1/4 गुना 1/4, नरेश चंद चेतन 4, 1 सचिन कुमार 4, दिनेश कुमार जहांगीर 1/4, बेरोजगार प्राणी आ गया है भाइयों 4। ठीक है, चलो अब मैं आपको बात को सुनना। ज्यादातर लोगों ने सही लिखा है, ठीक है। मैं तरीका बता देता हूं आज के बाद जिन लोगों ने गलत लिखा है और कभी भी एग्जाम में पूछे तो आप क्या करना। देखो उसने कितने गुना पूछा है इसमें, ये सवाल कैसे है, तो दो आवेशों के बीच, तो आपको क्या पता है फॉर्मूला ये होता है कि एफ निकालने का फॉर्मूला होता है एफ बराबर होता है के Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर। क्लियर? डी क्या है? बीच की दूरी। तो दो आवेशों के बीच की दूरी को क्या कर दिया? आधा कर दिया। आप भी कर दो। एफ बराबर के Q1 Q2 जो दे रखा है उसको हाफ कर दी, डी का क्या था? स्क्वायर। चलो ठीक है, अब लिखो इसको पूरा। एफ बराबर, हाँ 1/2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 1/4 आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, 1/4 आएगा तो 4 क्या ऊपर नहीं जाएगा? जाएगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं दोस्तों, 4 इंटू के Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर। क्लियर है दोस्तों? कोई अरे 1/2 का स्क्वायर क्या हुआ? 1/4, 4 कहां चला गया? ऊपर में नहीं, 4 बाहर निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं है, उनको मिला के लिख दिया के Q1 Q2। लेकिन याद रखना के Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर क्या था? बल। कितने गुना हो गया उससे? 4। तो बताओ कितने गुना होगा? एफ बराबर कितने गुना होगा? पहले का 4 गुना। चलो ठीक है। अब देखो एक बात बताओ, अब इतना टाइम एग्जाम में लगाओगे कि नहीं? एग्जाम में क्या करोगे अगली बार सोचे। ये सवाल को मैं दोबारा चेंज करता हूं। यदि दो स्थिर आवेशों के बीच की दूरी को दुगना कर दिया जाए, कितना? दुगना। तो बल कितने गुना होगा? दुगना मतलब ये 2 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, इसका मतलब 1/4। अगर तिगना कर दिया जाता तो 1/9 का हो गया। अगर 2/3 कर दिया जाए बीच की दूरी को, ये 2/3 कर दिया, ये समझ लो 2/3, तो क्या होता? 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, ऊपर जाएगा तो कितना होगा? 9/4 गुना। बताओ किसी को दिक्कत है क्या? नहीं होनी चाहिए दोस्तों। अगर मुझसे पूछा जाए तो आप आराम से सवाल कर सकते हो, और ये मैंने एक सवाल भी आपको लिख दिया है जो आपको पता होना चाहिए। साथ में ही लिख लेना दोस्तों। अब 1-2 पेजों के लिए क्या मतलब है, आप साथ में लिखते रहना सवालों को, काम की बात है। जितना पूछे दोस्तों उतना आप आंसर दे। सवाल देखो ये मत करो, प्रैक्टिस कोई नहीं करा पाएगा आपको। प्रैक्टिस का मैं अलग से, मैं पहले बोला, अगर कोशिश हो जाएगी, टाइम मिल जाएगा, लेकिन तुम्हारा काम है सवाल पढ़ने के बाद उसको देखो कि इसके कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या पूछ सकता है, क्या नहीं पूछ सकता। अब दिमाग तुमको लगाना है। तुम ये मत सोचो कि हर चीज तुमको टीचर ही हलवा बना के दे देगा और हमसे बस खाने का काम रह जाएगा। ऐसा काम नहीं चल पाएगा। आपको हर चीज बता दी गई है, आपका काम यह है कि आप उसको कितना मेहनत करते हो, ये आपसे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको किसके बारे में बता दिया? ये मैंने कूलाम बल के बारे में बता दिया है, जो आपको पता होना चाहिए। ये मैंने फॉर्मूला, वैसे के का मान, के का अगर मुझे बताया ना, के का मान लिख दिया, के का मतलब क्या होता है मैं बताऊं, ये मान कहां से आया तो मैं आपको बताता हूं। के बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक है, एप्सिलॉन 0 का भी मान होता है 8.85 इंटू 10⁻12 होता है। ठीक है, उनको गुणा पाई मतलब 22/7, ये 4 था, इनको हल करते हैं ना तब आता है 9 इंटू 10⁻9। ठीक है ना, एप्सिलॉन 0 बोलते हैं इसको, E0 को एप्सिलॉन 0। इसका मतलब होता है निर्वात की विद्युतशीलता। मैंने कहा मेरे पास बहुत कुछ है बताने के लिए, मगर मैं वही चीज बताने की कोशिश करता हूं जिनका कोई काम निकले और एग्जाम में आपका कोई सवाल सही हो। कभी कभी ज्यादा के चक्कर में काम से चले जाओगे, कम से मैं अपन उतना ही पढ़ाते हैं जो एग्जाम में आए, बस उतना पढ़ाते हैं जो एग्जाम में आता, उतना नहीं पढ़ाते जो एग्जाम में आता ही नहीं है। तुमने पढ़ा भी दिया और काम भी नहीं आए। लेकिन 2 तरह के होते हैं, एक तो पढ़ाते ही नहीं है, 2-3 बातें बताई, वो काम मैं आपसे बता रहा हूं। लगभग 10-1 घंटे की क्लास आपकी प्रकाश की हो गई और 10-1 घंटे की क्लास ही आपकी लाइट विद्युत की हो जाएगी। 20 घंटे की क्लास होती आएगी आपकी, और आपको पता है लोगों की 10 से 15 घंटे में, तो आप खूब पढ़े हो आज छोटी छोटी जगहों पर, जहां पर भी 10 या 15 घंटे में तो फिजिक्स ही खत्म हो जाती है। बायोलॉजी में लग लेता है जिन लोगों का टाइम लगना होता है, और फिजिक्स कंप्लीट, और केमिस्ट्री 2-4 और काम बन गया। ऐसे नहीं होता है दोस्तों। अब आपको समझ में आ रहा होगा, हर चीज मैंने बताई है, तो भी मैं तुमसे कह रहा हूं और भी देख लेना अपने हिसाब से, कोशिश करो जितना। तो मैंने अब जाके आपको बहुत कुछ चीजों के बारे में बता दिया है।
अगली क्लास है सर जी, बिल्कुल मेरा टाइम हो चुका है। अगर मैं बात करूं, मैंने आपको इस विद्युत के बारे में बता दिया है। एक चैप्टर रहेगा आपका, अगर मुझसे पूछा जाए इस टॉपिक के अंदर सब कुछ बता दिया है, एक रह गया है, वो रहेगा सेल। क्या? सेल। और सेल के बारे में मैं अगली क्लास जब होगी तब बता दूंगा सेल के बारे में। फिर मैं आपका नेक्स्ट टॉपिक आज मैं पूरा कराने की कोशिश में था लेकिन नहीं हो पाया दोस्तों। अगला फिर मैं उसके बाद जब क्लास लगेगी, क्योंकि आपको सर ने बता दिया होगा, सर चार या 5 दिन के लिए घर जा रहे हैं। 4 दिन शनिवार को भी आ सकते हैं, रविवार को, ये कंफर्म नहीं, आपको पता चल जाएगा एक दिन पहले। उस कारण से इसीलिए आपकी कल इवनिंग में क्लास ली और मॉर्निंग में क्लास लेके अब 2-4 दिन सर मैं तो जयपुर ही हूं, लेकिन यहाँ सिस्टम को संभालने वाला कोई नहीं है, तो फिर वो फिर बैठता नहीं है, क्योंकि ये पूरा सिस्टम में एक जना सामने चाहिए तब जाके काम चल पाता है अकेले पे। इसीलिए आपकी अगली क्लास जब लगेगी आपको पता चल जाएगा। लेकिन आपको मैटर भेज दिया गया है, अब तक की पीडीएफ भेज दी गई है इसकी इलेक्ट्रिसिटी वाले की टॉपिक की। अब आप खुद मेहनत करते रहिए, थोड़ा सा क्वेश्चंस निकालिए, मेहनत कीजिए, काम चलेगा। तो आज के लिए धन्यवाद दोस्तों, बहुत अच्छा पढ़ते रहिए, ध्यान दीजिए अपनी सेहत पर और मेहनत करते रहिए फुल। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।